बच्चों, ये आपके चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक है। ये 8वां है आपका टॉपिक जो है, ये वीडियो नंबर 8 है और इसी के साथ ये 8वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी 8वें चैप्टर में 8 वीडियो देखने थे आपको। ठीक, ये आपने देख लिया, इसके साथ ये समाप्त हो जाएगा। हमारे पास हमारी बुक में लास्ट में 2 टॉपिक बचे हैं, एक चांदी का बहाव और दूसरा अबुल फजल की आईने अकबरी। अब इसमें हम एक वर्गीकरण देखेंगे कि अबुल फजल में, जैसे कभी कभी टिप्पणी आ जाती है कि अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसमें 50 वर्ड में, कभी कभी 100 वर्ड्स में आ जाता है लिखना कि आईने अकबरी की व्याख्या कीजिए, आईने अकबरी पर टिप्पणी लिखिए। चांदी का बहाव, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, हालांकि जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि मुगल साम्राज्य से संबंधित टॉपिक है और इस पर लास्ट ईयर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सामान्यतः ये छोटे से क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक है, बीच बीच में ऐड कर दिया जाता है उसमें कि आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए। और यही कारण था चांदी का बहाव की बाद में संपर्कों के कारण देश का शोषण भी होता है, बाहरी आक्रमणकारी अंग्रेज जो है वो भी आते हैं विभिन्न तरह के। लेकिन ये चांदी का बहाव कैसे भारत की तरफ आया इसको हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग आईने अकबरी को थोड़ा सा टिप्पणी जो उस पर लिखने के लिए अक्सर आ जाती है उसको देखेंगे। तो मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य अपने समकालीन कुछ महत्वपूर्ण, अपने समकालीन महत्वपूर्ण साम्राज्यों में शामिल था जो एशिया से संबंधित थे। ठीक, अभी संबंधित इसका मतलब यही है कि मुगल साम्राज्य जो था वो काफी शक्तिशाली था और जिस समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था उस समय उसके समकालीन अलग अलग देशों में जो साम्राज्य थे उनकी अपेक्षा वो कमजोर नहीं था, यानी उनके बराबर स्टैंड करता था। इसके समकालीन जो शासन थे, चीन में थेमिंग साम्राज्य था और ईरान में सफावी और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य, ये सभी एशिया से संबंधित है। तो मुगल साम्राज्य जो है वो अपने समकालीन एशिया के महत्वपूर्ण साम्राज्यों से कमजोर नहीं था, यानी उन्हीं के समकालीन और उनसे उनके समकक्ष था, कमजोर नहीं था। यानी कि यदि इनका व्यापार बड़े स्तर पर हो रहा है तो इनका भी व्यापार बड़े स्तर पर हो रहा था। इनकी सेना बड़ी थी तो इनकी भी सेना बड़ी थी। ये चीजें कहने का मतलब है कि ये जो कहते नहीं अपने आप में बड़े जो साम्राज्य हैं, जैसे थेमिंग, सफावी, ऑटोमन, ये सब अपने आप में बड़े साम्राज्य रहे हैं, लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है और इनकी शक्ति जो थी वो बड़ी विस्तृत शक्ति क्षेत्र था इनका। तो इसी के समकालीन मुगल साम्राज्य भी इनकी बराबरी में था। ठीक, तो आइए आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की तरफ चांदी का बहाव हुआ। अब ये तो हमने देख लिया कि यहाँ का जो साम्राज्य है वो शक्तिशाली है। किसी भी देश के लिए व्यापार करना उस समय सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है जब वहां का शासक ज्यादा शक्तिशाली हो। तो अगर यहाँ का शासक शक्तिशाली है तो व्यापारी अगर बाहर से व्यापार करने आएंगे तो आपके साथ व्यापार करेंगे सुलह समझौते से, शांतिपूर्वक। दूसरी बात, आपके जहाज अगर जा रहे हैं तो शासक के नाम से, साम्राज्य के नाम से इतना खौफ होगा कि लोग आपसे अटैक नहीं करेंगे, समुद्रों में आपके जहाज नहीं लूटे जाएंगे। ये मतलब होता है कि साम्राज्य अगर सुदृढ़ है, स्थापित है, ताकतवर है तो उस क्षेत्र में व्यापार जो है वो अपनी तीव्र गति से बढ़ता है, उन्नति प्राप्त करता है। अब हमने देखा था शायद कि ये मान लीजिए
ये देखिए, ये मान लीजिए वर्ल्ड मैप है, ये इंडिया है और ये चाइना है। चाइना से एक रास्ता निकलता है, भारत को टच करता हुआ यहाँ तक आता है, मध्य एशिया। ऐसे यहाँ से एक रास्ता निकलता था, ऐसे आ जाता था, वो भी आगे आके मिल जाता था। इस रास्ते से व्यापार होता था, ठीक। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि यहाँ पर अरब आक्रमणकारी जो थे उनका अधिकार हो गया। इस अधिकार से पहले इस क्षेत्र से मसाले और इस क्षेत्र से मसाले, साथ में साथ क्रॉकरी का सामान चीन से, मिट्टी के बर्तन चीन से, ये सारी चीजें यहाँ से जा रही हैं। भारत से मसाले जा रहे हैं, कपास जा रहा है, ये सब जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, निर्यात हो रहा है। और जब हम निर्यात करते हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है, वस्तु या धन, वस्तु अथवा धन, ठीक। बेसिक नीड की वस्तुएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसकी वस्तुएं हैं। तो ये जब जाएंगी तो वहां से क्या आएगा, धन आएगा, धन ही तो आएगा। भाई हमारे पास अगर बर्तन है तो हम आपसे बर्तन तो खरीदेंगे नहीं, ठीक। और जब आप बर्तन नहीं बना सकते अपने लिए तो हवाई जहाज तो बना नहीं पाए होंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि हम बर्तन के बदले में आपसे हवाई जहाज ले लेंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि यह क्षेत्र जो था वो निर्यातक था और ये जो क्षेत्र था वो आयात करने वाला था। इस क्षेत्र से आयात इधर को जाता था, वस्तुएं जाती थी। तो ऐसे में जब हम निर्यात कर रहे हैं तो धन हमारे पास आएगा। और उस समय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा या अभी भी अंतरराष्ट्रीय, मानक तो बहुत सारे हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप सोना या चांदी लेकर किसी भी देश की यात्रा पर निकल जाइए कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पर आप चाहिए गोल्ड बेच दीजिए, जहां पर आप चाहिए सिल्वर बेच दीजिए, आपको धन मिल जाएगा वहां का। लेकिन इंडियन करेंसी लेकर अगर आप किसी देश में जाते हैं तो वहां क्या होगा, उसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, वहां की करेंसी, तब आप मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन सोना या चांदी अगर आपकी जेब में है तो उसको लेकर आप सीधे डायरेक्ट किसी भी मार्केट में घुस जाइए दुनिया की और वहां पर दे दीजिए, उसके बदले में आप सामान ले लीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय मानक मुद्रा जो थी उस समय चांदी और सोना दो धातु हैं। इस क्षेत्र में जब आयात किया जाएगा तो उसके बदले इनको कुछ देना पड़ेगा और यही कारण था कि ये चांदी यहाँ देते थे और इस निर्यात के कारण चांदी बड़ी मात्रा में यहाँ आती थी। इसी को कहा गया चांदी का बहाव, यानी चांदी का इधर से उधर की तरफ जाना जो है वही चांदी का बहाव कहलाया। साथ ही साथ धीरे धीरे व्यापार, और यहाँ पर जब ये अधिकार हो गया तो लोगों ने नए रास्ते खोजे। ये केरल का कालीकट तट है जहां पर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पहुंचा। और जब यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ, अपने साथ मसाले वगैरह लेके गया। तो जब लेके गया तो उसके बदले में भी धन दिया। साथ ही साथ तब तक ये जो अमेरिका वाला क्षेत्र था इसकी भी खोज हो चुकी थी। तो यहाँ से जो लोग आ रहे थे, यहाँ यही लोग गए थे, जो ये स्पेन वाला, पुर्तगाल वाला जो क्षेत्र था, ये लोग यहाँ पहुंचे थे। आपने इससे पहले इज़्टेक, माया और इंका में पढ़ा हुआ होगा कि पुर्तगाली वहां पहुंचते हैं, सारी चीजें। ये यहाँ पहुंचे, यहाँ से क्या किया था, शोषण किया था, चांदी निकाला था यहाँ से, सोने निकाले थे, सोना, जंगली लकड़ियों का कब्जा किया था, जंगल वुड, ठीक, वो सारी चीजें। बेल्जियम का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार किया था। तो इनका शोषण किया और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की। जब अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की तो क्या किया, यहाँ पर उसको इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ तक पहुंचा। फिर वो इन्वेस्टमेंट बाद में इस रास्ते से आया, यहाँ तक पहुंचा। यानी कि कुल मिला के 18वीं शताब्दी के आते आते भारत की तरफ इन सब क्षेत्रों से ढेर सारी चांदी आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जब अंग्रेजों ने अधिकार किया, अपना अस्थायी निवास बनाया इसको, तब उन्होंने शोषण आरंभ किया। जब तक ये तटीय सीमा तक रहे तब तक तो इन्होंने व्यापार किया, लेकिन जब ये स्थल सीमा के अंदर प्रवेश कर गए, कोठियां बना ली, यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित कर ली अपनी, तब इन्होंने शोषण करना आरंभ किया जनता का, जैसे यहाँ पर अमेरिका में किया था। ठीक, यही है कि चांदी का बहाव जो है, इसका मतलब यही था कि चीन और भारत का जो क्षेत्र है, एशिया का क्षेत्र, जो इधर का दक्षिणी एशिया का, यहाँ से वस्तुएं निर्यात होती थी, उसके बदले में चांदी आती थी। आयात की मात्रा बहुत ही कम थी, इस कारण से अधिकांश मात्रा में चांदी आती थी। इसी का वर्णन करते हुए इटली का एक यात्री था जोवान्ना, सॉरी जोवान्ना नहीं है, ये जोवानी है, ये जोवानी कारेरा,
जोवानी कारेरा, इसने कहा कि चांदी दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भारत पहुंचती थी। चांदी दुनिया भर की यात्रा करके भारत पहुंचती है या थी। ये हो गया चांदी का बहाव। अब इसका जो अंतिम टॉपिक है, इसका जो लास्ट टॉपिक है, वो है अबुल फजल की आईने अकबरी। उसको हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर, और उसी के साथ ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। अबुल फजल अकबर के 9 रत्न थे, ये उनमें से एक था। आप लोगों को अबुल फजल से पूर्व एक प्रश्न लिखना है, अकबर के 9 रत्न, और वहां पर आपको 9 रत्नों के नाम लिखना है अपने नोट्स में, ढूंढ के खुद से, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। अबुल फजल है, और अबुल फजल ने अकबर के आदेश पर आदेश दिया। कौन देगा? अकबर देता है। अकबर के आदेश पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आइन ए अकबरी, ठीक। इसके कुल 5 पार्ट थे। पांचों पार्टों में अलग अलग व्याख्या की गई है, जैसे किसी एक टॉपिक पे एक पूरी बुक है और उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 5 बुक हो गए, ठीक। तो अब इन 5 बुकों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग शीर्षकों के आधार पर इनकी अलग अलग विषय वस्तु भी है। तो आईने अकबरी जो है, इसका संबंध दरबार के प्रशासनिक कार्यों, सेना के संगठन, भूगोल, यानी जो साम्राज्य का जो भौगोलिक दशा थी वो भूगोल, साहित्य, यानी मुगल कालीन साम्राज्य जो था उसके काल में जो साहित्य की स्थिति थी वो, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाजों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, ठीक। ठीक है, ये जो आईने अकबरी, इसमें मुगल साम्राज्य का जो दरबार है, उनके दरबार के प्रशासनिक कार्यों, सेना के संगठन, उनकी भौगोलिक यानी भूमि जोड़ की जो भौगोलिक संरचना है उसका, साहित्यिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाजों, यानी इन सबका विस्तार पूर्वक आईने अकबरी में अबुल फजल ने किया, मुगल साम्राज्य जो शासक अकबर के आदेश पर। इसके जो 5 पार्ट हैं, उन 5 पार्टों में जो विशेषता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, और उसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5 भाग में जो पहला है उसका नाम है मंजिल आबादी। ठीक, राज परिवार, जो पहला पार्ट है उसका नाम है मंजिल आबादी, राज परिवार से संबंधित है, यानी जो शासक है उसका जो संपूर्ण परिवार है, जो पारिवारिक भूमिका जो श्रृंखला है उसका वर्णन मिलता है, कौन कौन है, किसको किस पद पे रखा गया है, किसका संबंध कहाँ से है, यानी पूरी रिलेटिव्स की जो लिस्ट है, जो पूरी संरचना है वो मंजिल आबादी में दी गई है। किसके क्या अधिकार हैं, किसको क्या कर्तव्य दिए गए हैं, और किसका क्या क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, यानी किन क्षेत्रों में किसका कितना हस्तक्षेप है, ये सारी चीजें राज परिवार के संबंधित लोगों की इसमें वर्णित है। इसके बाद जो दूसरा है वो है
सिपह आबादी, सिपह आबादी। तो सिपह आबादी जो है इसके अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन, सैनिक व नागरिक प्रशासन, जो सैनिक व नागरिक प्रशासन है इसका वर्णन किया गया है। सैनिक में भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्ते, ठीक, विषम परिस्थितियों में जो सहयोग दिया जाता था, घोड़े, उनकी नस्ल, ठीक, दागना एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं सैनिकों से संबंधित उन सब पर विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया गया। साथ ही साथ एक सामान्य नागरिक के कर्तव्य, अधिकार, कर्तव्य या अधिकार क्या है उनका विस्तार पूर्वक वर्णन, और साथ ही साथ कौन से कानूनों का पालन करना है इनको, इसका भी इसमें वर्णन किया गया है सिपह आबादी में। और जो तीसरा है वो है मुल्क आबादी, ये है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी के अंतर्गत साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था, यानी जो राजस्व प्राप्त होगा, कौन कितना राजस्व कहाँ से प्राप्त हो रहा है, किसका कहाँ पर निवेश किया जा रहा है, कहाँ पर कितना खर्चा किया जा रहा है, यानी वित्त से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया, जितनी भी चीजें हैं उन सब का वर्णन मुल्क आबादी के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद जो चौथा और पांचवा है इसमें, यानी 4th and 5, इसके नाम का वर्णन उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंतर्गत मजहबी मतलब जो धार्मिक है, मजहबी साहित्य व सांस्कृतिक रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी जो है वो मुगल शासक अकबर के जीवन काल से संबंधित संपूर्ण पक्षों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। ठीक है, अब आईने अकबरी पर अगर आपको टिप्पणी लिखनी आती है या अबुल फजल पे लिखनी आती है तो आप, ये नवरत्नों में से एक थे, मुगल शासक अकबर के शासनकालीन उनके नवरत्नों में से इन्होंने आईने अकबरी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें अकबर से संबंधित हर पहलू का वर्णन किया गया है, जिसमें ये सारी चीजें दी गई हुई हैं। ठीक, तो इस तरह से हम अगर अंत में देखें तो कृषि समाज और मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हमने ग्रामीण समुदाय को देखा, जो भी स्रोत हमारे थे जिनसे हम इनको जान सकते थे उनको सबसे पहले हमने समझा है, और फिर कैसे पंचायत, ग्रामीण समुदाय, महिलाओं की स्थिति और जमींदार वर्ग, जंगलों पर अधिकार, ये संपूर्ण वातावरण कैसे बना और कैसे एक विस्तृत राजनीतिक श्रृंखला तैयार हुई, इस सब को हमने इसके अंतर्गत पढ़ा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो सार है अंत में निकल कर आता है, वो सार संक्षेप में यही निकल कर आता है कि मुगल कालीन साम्राज्य में बड़े स्तर पर लोगों के संपर्क स्थापित हुए, जिसका लाभ भी हुआ और हानि भी हुई। महिलाओं की दशा की बात की जाए तो वो बड़ी निम्न स्थिति में थी, और जो किसान था, जो कृषक वर्ग था, वो कुछ हद तक समृद्धि की तरफ बढ़ चुका था, व्यापार अपने बड़े स्तर पर पहुंच चुका था, शासक वर्ग शक्तिशाली था, सैन्य संगठन बेहतर व्यवस्था में था। ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर के माध्यम से जानने को मिली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 9th चैप्टर अपना, वो भी मुगल साम्राज्य से संबंधित है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग चीजें, काफी कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि मुगल साम्राज्य तो मैंने पढ़ाया, लेकिन इसमें ना अकबर को बताया, ना बाबर को बताया, ना हुमायूं को बताया, ना किसी इमारत के बारे में बताया, हमने इसमें कुछ भी नहीं बताया। बहुत सारी चीजें जो हमने मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं मुगल कालीन शासन में, वो मैंने इसमें कुछ यूज ही नहीं की। इसका कारण यही है कि हमारा जो टॉपिक है वो कृषि समाज और मुगल साम्राज्य से है। अगर इसमें यही होता कि मुगल साम्राज्य का वर्णन, तो इसमें हम बाबर से शुरू करते औरंगजेब तक जाते, उनकी सबकी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जो भी नीतियां रही हैं उन सब का विश्लेषण करते, उसके अंतर्गत स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या निर्माण करवाया उसको पढ़ते। लेकिन इसमें हमें सिर्फ कृषि समाज को पढ़ना था, जो भी मुगल काल से संबंधित था, तो हमने इसमें कृषि समाज को पढ़ लिया और कैसे जंगली क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना की जागृति हुई,
और कैसे उनका राजनीतिकरण हुआ, लोग कैसे कबीलाई रूप में संगठित हुए, इन सबको देखा है। अब आने वाले चैप्टर में हमें मुगल साम्राज्य से संबंधित चीजों को पढ़ना है, जिसमें हम अकबर और इन सब को लेकर डिटेल में पढ़ेंगे, उनके द्वारा बनाई गई इमारतों को, उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों को, बसाए गए नगरों को, इन सब को हम लोग वहां पर देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक था उसमें सिर्फ हमको कृषि समाज से संबंधित देखना था, यानी इस कालखंड के दौरान कृषि की व्यवस्था कैसी थी वो हमने देख ली है। अब आगे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक जो भी परिवर्तन उन्होंने किए हैं, जो भी सुधार किए हैं, जो भी कर लगाए हैं, उन सबको हम लोग आने वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो से देखेंगे, 9th चैप्टर।